जी भाई, होमवर्क का सवाल कल वाला कोई इशू? होमवर्क के सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी, हाउएवर द टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ ओनली लीज पेमेंट एज डिडक्शन। टैक्स वाले किससे माइनस करने देते हैं? लीज पेमेंट को एज अ डिडक्शन माइनस करने देते हैं। यानी टैक्स वाले कहते हैं कि रेंट जो पेड है इस साल वो आप खर्चे में डाल लो। मिसाल के तौर पे देखें, इधर क्या आपको बताया था कि टैक्स वाले क्या कहेंगे कि 30/9 के साल में 1 जुलाई 8 को पेमेंट हुई है, टैक्स वाले कहेंगे 480 को खर्चे में डालो। बोले ना, टैक्स वाले कहेंगे 480 को खर्चे में डाल लो। ये देखें, हमने 480 को खर्चे में डाल दिया करंट टैक्स में, और टैक्स वाले कहेंगे आपको हर साल ये माइनस करने देंगे, और अकाउंटिंग वाले कहेंगे आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो और 1600 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो। ये फर्क था अकाउंटिंग और टैक्स वालों में। ओके, अब क्वेश्चन निकाल लें आज के लिए। प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 22। पेज नंबर आप मुझे बताओ ना यार। 273। प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 24। पेज नंबर 274। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एबीसी एंड कंपनी। एबीसी एंड कंपनी ने एक व्हीकल एक्वायर की है 1 जनवरी 2001 को 1,20,000 रुपए में। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल टू नील रेजिडुअल वैल्यू यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड 3 साल। 3 साल में कौन डेप्रिशिएट करेंगे, अकाउंटिंग वाले टैक्स वाले? सवाल खामोश होगा तो ये तो अकाउंटिंग वाला डिडक्शन होगी। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल टू नील रेजिडुअल वैल्यू यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, अकाउंटिंग वाले 3 साल पर डेप्रिशिएट करेंगे। कैपिटल अलाउंस, कैपिटल अलाउंस कहते हैं डेप्रिसिएशन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज को बाहर के मुल्कों में। कैपिटल अलाउंस का क्या मतलब है, ब्रैकेट में बताएं? डेप्रिसिएशन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज। तो टैक्स वालों के मुताबिक भी स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करना है आपने, लेकिन कितने सालों पे? 2 सालों पे। अच्छा जी, इनकम टैक्स रेट बता दें 30%। तो ये 2000 प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, जाहिर बात है ये तो इन्होंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस की होगी ना। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन माइनस होगी होती है। तो आफ्टर डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन ऑन द व्हीकल, तो व्हीकल पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो 2001 में ओहो ओ तेरी खैर, ठीक है रखें, आज तो लॉस आया है। आज तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब हम करंट टैक्स शुरू करते हैं वहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह लॉस आएगा, लॉस। तो लॉस से शुरू करेंगे, ओ तेरी खैर, अगले साल भी लॉस है और उससे अगले साल प्रॉफिट है। अच्छा, ये मुझे डेप्रिसिएशन बता दें यार कितनी है अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों की? बताएं जी, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया जी? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हर साल की 3 साल की कितनी? 40 40 40 एसेट फुली डेप्रिशिएट कर जाएगा। और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 60। चलें जी, ये अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन लिख लें, टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन लिख लें, सवाल शुरू करते हैं। किस वर्किंग से सवाल शुरू करें? करंट टैक्स की, याद होगा आपको। वैसे भी उसने पहले रिक्वायरमेंट भी यही पूछी है, कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड करंट टैक्स। तो करंट टैक्स की वर्किंग से सवाल शुरू करते हैं, लेकिन ये आज हमारी रिक्वायरमेंट सवाल की है, वर्किंग में नहीं जाएगा। तो करंट टैक्स निकाल लेते हैं। लॉसेस से खेलना है आज, लॉसेस से। साथ वाले के जज्बात से मत खेला करें, लॉसेस से खेलना है। वैसे जज्बात से खेला करें, कभी उसे टेस्ट ना देने पे शर्मिंदा किया करें, कभी होमवर्क ना करने पे, कभी छुट्टी करने पे शर्मिंदा किया करें। क्या? ओके, 2000 वैसे तरतीब असूली तौर पे ये होती है 2003, 2002, 2001। अच्छा जी, प्रॉफिट या
लॉस बिफोर टैक्स। जी हर गाय इधर आए। टेल मी समथिंग अबाउट 2001। 2001 में क्या आया है? लॉस आया। कितना? 40,000। और जी 2002 में कितना लॉस आया? और 2003 में प्रॉफिट 1 लाख। टाइम पे आएगा। हाँ जी कितना? और ये 1 लाख। क्या उल्टा के क्या माइनस करना है? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टानी है और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। ये सब में हम करंट टैक्स निकालने लगे। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। एसेट की कॉस्ट क्या है जी? 1,20,000। कितने सालों में ये एसेट खत्म हो जाने? 3 सालों में। तो हर साल की डेप्रिसिएशन 40 40 40। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को उल्टा दें। वही साइन पे नए नहीं यूज करने। और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन माइनस कर दें। कितनी? 60,000। लेकिन ये 2001 और 2002 में ही, क्योंकि यकम जनवरी 2001 को एसेट खरीदे, 2001 और 2002 में एसेट की पूरी जान निकल जाएगी, इसका गुब्बारा फट जाएगा एसेट का। 2001 और 2002 में एसेट फुली डिप्रिशिएट हो जाएगा। गाय 60,000 एंड दोगी। ओके अच्छा, कैलकुलेटर्स बड़े जरूरी हैं आज। प्लस माइनस के चक्कर में ना परेशान नहीं होना, कैलकुलेटर यूज करने साथ साथ। आ जाए आगे, आ जाए आगे। अच्छा जी 60,000 नेगेटिव कितना? ओके उधर ही रखो यार। अच्छा ये अब उधर अटेंटिव रहना है। अब आपने क्या करना है, इन लॉसेस का क्या करना है। बड़े टाइम पे आए हो, जल्दी आगे आओ। आ जाओ आगे आओ, जल्दी नहीं आना। आ जाओ यार आगे। अब उठो ना, जल्दी उठो, इधर यह जगह बना दो इसको। अच्छा बुक देने आए हो? कितने आराम से बैठ के और बैग उतार के और मेहरबानी भैया। हाँ दोगी। ओके अच्छा अब आप मुझे ये बता दे जरा गौर से कि इस साल आपका लॉस कितना आया? 60। बड़ी गौर से सुननी है। हमने ये सोचा था 2001 के एंड पे खड़े होके कि अल्लाह करे अगले साल प्रॉफिट आ जाए, अल्लाह करे अगले साल प्रॉफिट आ जाए। और सोच में तो हम पता नहीं कहां तक चले गए होंगे। हमने सोचा होगा अगले साल 3 लाख प्रॉफिट आएगा, अगले साल 3 लाख प्रॉफिट आएगा। तो हमने सोचा होगा अगले साल यहां 3 लाख लिखा होगा, ठीक है। अगले साल यहां नहीं मैंने नहीं लिखना। अगले साल यहां 3 लाख लिखा होगा। 3 लाख में से ये वाला 60,000 माइनस करूंगा। 3 लाख में से ये वाला 60,000 माइनस करूंगा और माइनस करके बेनिफिट लूंगा। क्या बेनिफिट लूंगा? कि अगले साल कमाऊंगा 3, मिट जाता है वैसे
नहीं मिटता, चले रहने दें। अच्छा कागज पकड़ लें। तो मैंने सोचा था अगले साल क्या आएगा, ऐसे सोच पे तो कोई कैद नहीं ना, देखें आप लोग भी कहते हैं सोच पे तो कोई कैद नहीं। तो अगले साल क्या आएगा, 3 लाख प्रॉफिट आएगा। 3 लाख प्रॉफिट में से 60,000 पुराना लॉस माइनस कर लूंगा ताकि अगले साल टैक्स कम देना पड़े, अगले साल टैक्स कम देना पड़े। क्लियर होगी ये बात? लेकिन मोहतरम अगले साल भी क्या आ गया, अब लॉस और लॉस मिलके आपको पता है बन जाते हैं लॉसा, लॉस केयर, लॉस और लॉस मिलके लॉस और बन जाते हैं। अब मैंने क्या सोचा होगा कि अगले साल तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ ही जाए। क्या सोचा होगा अपने से बात करते हुए? अगर तू बाल सही कर ले, अगले साल तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ ही जाए ताकि मैं पुराने वाला 60 भी और ये ताजा खस्ता क्रिस्पी 40 भी माइनस कर लूं। तो मैंने सोचा होगा इस साल तो अल्लाह करे प्रॉफिट आ ही जाए ताकि पुराने लॉस भी माइनस हो जाए और इस साल वाला लॉस भी माइनस हो जाए। लेकिन भाई लॉस हमारा है कितना, उसको ना 1 मिनट, उसको हम टोटल बना के चलते हैं। तो अब तरतीब ये होती है कि जब इस साल 60 माइनस करना था ना इधर, तो कोई मसला नहीं, माइनस करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन माइनस नहीं हो सका, उल्टा बल्कि लाख टोटल हो गया। क्लियर? लाख टोटल हो गया। अब ये जो लाख का टोटल आया है इसको मैं अगले साल माइनस करने की कोशिश करूंगा। असल में ना 2000 से कोई लॉस नहीं आया, असल में ना 2000 के साल से कोई लॉस नहीं आया, तो इसलिए मेरा कम्युलेटिव लॉस था 60। इस 60 को मैंने इधर माइनस करने की कोशिश की, नहीं हो सका, बल्कि इधर भी क्या पड़ा हुआ था, लॉस। अब इस लाख को मैं यहां माइनस कर लूंगा, इस लाख को मैं यहां माइनस कर लूंगा। अब जरा पूरी ना तरतीब समझनी है आपने। यहां पे होता है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, यहां पे एक नई लाइन आती है, दैट इज कॉल्ड एज, बोले, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। अच्छा ये समझ ज्यादा बेहतर कैसे आएगी कि मैं 2000 से शुरू करूं? क्या 2000 का कोई लॉस है जो 2001 में ब्रॉट फॉरवर्ड करूं? इसलिए यहां मैंने लिखा 0। व्हाट इज कम्युलेटिव लॉस? आज तक का लॉस कितना आ गया? 60,000। इस साल का 40। अब ये कैरी फॉरवर्ड होगा इस साल का, लेकिन अगले साल का ब्रॉट फॉरवर्ड। तो 60 को जब इधर लाऊंगा मैं तो 60 इधर आ गया। अब इस साल का अपना भी क्या था, लॉस, पुराना भी क्या आया, लॉसो लॉस कितना हो गया, 1 लाख। इस 1 लाख को अब एरो खींच के मैं इधर लेके जाऊंगा, इस कैरी फॉरवर्ड को ब्रॉट फॉरवर्ड करूंगा, तो अगले साल 1 लाख। अब बता दें कितना प्रॉफिट पे टैक्स दूंगा, 40 पे। तो ये जो आज नई कैलकुलेशन हुई है ये जरा समझनी है आपने। इसके समझने के लिए आपने एक नई लाइन डाला करनी है, उस लाइन का नाम बताएं। ये क्लास में हमने किया हुआ है, लेकिन उसमें एक ही साल था असल में। अच्छा यहां पे क्या लिखा करना है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। अच्छा जी 2001 का बताएं कोई लॉस वगैरह, ये 0 लिखना है यहां समझने के लिए। व्हाट इज आज तक का लॉस, 60,000। ये इस साल का कैरी डाउन है, अगले साल का ब्रॉट डाउन बनेगा। इस साल का कैरी डाउन लॉस 60, अगले साल का लॉस, अगले साल का अपना लॉस, अपना 40। वो ये कैरी फॉरवर्ड को ब्रॉट फॉरवर्ड करें, कितना हो गया, 1 लाख। अब 60 पुराना वाला और 40 इस साल वाला, टोटल लॉस 1 लाख। इतने प्रॉफिट्स आ गए कि पुराने सारे लॉसेस को खत्म कर दें जी। टैक्सेबल प्रॉफिट स्लैश लॉस। 1 मिनट, मुझे जरा टैक्स बता दें जो मैं हुकूमत को दूंगा। टैक्स रेट कितना है, 30%। तो इस पे टैक्स कितना दूंगा हुकूमत को, 0। नेगेटिव 60,000 पे हुकूमत टैक्स नहीं मांगेगी, नेगेटिव 1 लाख पे भी हुकूमत टैक्स, इधर 40,000 पे टैक्स मांगेगी, तो 40,000 जरा
ओके चलें जी आगे चलें। अब जी कौन सी वर्किंग आपके जहन में आ रही है? डेफर्ड टैक्स की। टी अकाउंट्स वगैरह अक्सर बनते होते थे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का, फिक्स्ड एसेट का, इन चीज़ों का, लेकिन वो टी अकाउंट मेरे ख्याल से फिक्स्ड एसेट का हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कैरी डाउन्स बता सकते हैं। कित्थों आ रहे हो जी भाईजान? मोहतरम, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग? फ्लैट से? घर से? लाहौर के रहने वाले? तो कहाँ से आए हो अभी? मांगा मंडी से। ओके चलें जी, कोई नहीं, अभी इनको आपके आने से पहले करंट लगाया, करंट टैक्स का। आगे चलते हैं। आगे ये सवाल की रिक्वायरमेंट है, डेफर्ड टैक्स बैलेंसेस एज ऑन 2001, 2 एंड 3। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31 दिसंबर 2001 से शुरू करेंगे ना, एज ऑन 31 दिसंबर 2001, फिर एज ऑन 31 दिसंबर 2002, एज ऑन 31 दिसंबर 2003। जी बिल्कुल 3 कैलकुलेशंस बनेगी। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस एंड टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। अच्छा, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कैसे निकलेगी? एसेट कितने का था? इधर आओ ना। एसेट कितने का है? पहले साल अकाउंटिंग वालों की नजर में, दूसरे साल पहले साल टैक्स वालों की नजर में 60 डेप्रिशिएट। तो एसेट कितने के? 120 का। पहले साल अकाउंटिंग वालों की नजर में 40 डेप्रिशिएट हुआ, और पहले साल टैक्स वालों की नजर में 60। मेरे ख्याल से आसान सी कैलकुलेशन है, उधर लिखनी है, लिख लीजिएगा। अच्छा, तो इधर कितना आ गया जी? 80,000 और इधर 60,000। ओके, अच्छा जी, अब डिफरेंस की नेचर आपने मुझे बतानी है कि डिफरेंस की नेचर क्या है। If carrying amount of asset is greater than tax base of asset, then it is taxable temporary difference। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे, तो इसलिए जब अकाउंटिंग डिफरेंस बढ़ेगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो टैक्सेबल फील करना चाहिए आज हमें। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जी बताएं कितना आ गया? 6,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके, आप पहली क्लास में यहां बैठे हुए थे ना? अच्छा, उन्हीं जगह बैठ रहा है, मिसमैच हो जाता है। जो आप कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर, अब ये रोजाना इधर बैठा होता है, एक तसल्ली होती है, ये भी रोजाना इधर बैठे होते हैं, जहां बैठते हैं वहीं बैठे करें। अच्छा, हाँ ये भी नोट करता हूँ। अच्छा, अब मोहतरम ये बताएं क्या है, किस रंग का? भाई को मुतवज्जे करें। मोहतरम ये क्या है? मार्कर है। किस रंग का? नीले रंग का। ये खुलने लगा। जी बोलें। नया लाइन आइटम आज डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आया है। क्या नया लाइन आइटम आया बोले? अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। टैक्स वालों के लॉस, अकाउंटिंग वालों के लॉस नहीं। अकाउंटिंग वालों के लॉस की पहली लाइन में पढ़े होंगे। किन के लॉस? टैक्स वालों का लॉस। अनयूज्ड क्यों कह रहा हूं मैं इस 60,000 को? 2001 के एंड पे खड़ा हूं मैं, मुझे नहीं पता 2 और 3 में क्या होना है, मुझे इल्हाम भी नहीं 2002 और 3 में क्या होना है। इसे अनयूज्ड क्यों कह रहा हूं?
अभी तक ये लॉस किसी प्रॉफिट में से माइनस, ये अनयूज्ड इधर गया, फिर इधर भी 40 पड़ा हुआ था, ये भी अनयूज्ड है, और इस साल ये अनयूज्ड वेल डन, इस साल ये अनयूज्ड क्या हो गया, यूज हो गया, और यूज हो गया, इसने प्रॉफिट्स क्या कर दिए, कम कर दिए। बोलें इसका नाम क्या रखेंगे, अनयूज्ड टैक्स लॉस एज ऑन 31/12/1। इट इज ब्रॉट फॉरवर्ड अनयूज्ड लॉस, it is unused loss for the year, it is kept down unused loss. Try to understand, it is unused loss as on 31/12/2001, it is brought forward unused loss, it is unused loss for the year, it is carried down unused loss as on unused loss, इतना ही है। और ये unused loss अगले साल क्या हो गया, यूज हो गया, यूज हो गया, जब ब्रॉट डाउन हुआ तो यूज हो गया सारा। क्लियर? इस साल हमने यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन इस साल का अपना भी ऐसा था जो अनयूज था, तो अनयूज मिलके अनयूज्ड ये है, अनयूज बड़ा बड़ा बन गया। क्लियर? अच्छा जी, अनयूज जो लॉस है इसके लिए कुछ बच्चे लफ्ज बोलते हैं डिडक्टेबल इन फ्यूचर। हाँ, समझने के लिए ये लफ्ज बोला जा सकता है, लेकिन मोहतरम स्टैंडर्ड ने ना इसकी इजाजत नहीं दी ये लफ्ज बोलने की। स्टैंडर्ड ने डिडक्टेबल के बेटे का डायरेक्ट नाम बोला है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के बेटे का नाम बोलें डेफर्ड टैक्स। अनयूज्ड लॉस पे हम हमेशा एसेट बनाया करेंगे। अब वजह सुन लें क्यों। इसकी वजह से ना हम लायबल फील नहीं करते। याद रखिएगा, ये जो लॉस आया ना, तो हम रात को सोते हुए कंधों पे बोझ महसूस नहीं करेंगे। हम 60,000 जो भी फ्यूचर में बनेगा, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या बनेगा, आपको अपना फ्यूचर नहीं पता तो मुझे सवाल का फ्यूचर क्या पता, तो मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या बनेगा इस 60,000 के साथ। तो जो भी 60,000 के साथ फ्यूचर में बनेगा, एक उम्मीद तो है ना कि फ्यूचर में जब प्रॉफिट्स आएंगे तो ये लॉस मैं माइनस करूंगा। जब फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे ये लॉस मैं माइनस करूंगा, तो लॉस माइनस करने की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। जब फ्यूचर में प्रॉफिट्स गिर जाएंगे तो टैक्स मुझे सेविंग होगी। तो आज खड़ा होके मैं फ्यूचर में अगर टैक्स सेविंग की उम्मीद लगाऊं तो लायबल फील करके सोऊं या एंटाइटल्ड फील करके? तो मुझे बताएं, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना चाहिए इसका 60,000 पे, या इस 60,000 पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करनी चाहिए? एसेट बनाना चाहिए। दोबारा सुन लें आज। अच्छा, ये सबके पीछे ना एक अजम्पशन है जो मैं आपको स्टैंडर्ड से पढ़ाऊंगा। इस सबके पीछे अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि मैं एज्यूम करूंगा कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने हैं। अगर मैं एज्यूम करूं ना फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने ही नहीं, तो फिर ये 60,000 मोहतरम डेड है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर ये 60,000 फ्यूचर में मुझे फायदा नहीं देके जाएगा। फिलहाल तो देखें, ये 60,000 इस 40,000 में डाल के ₹1,00,000 पूरा फायदा दे गया मुझे, ठीक है, फिलहाल मुझे फायदा देके जा रहा है। तो एक अजम्पशन हमेशा हुआ करेगी, जो मैंने ब्लू वाली नई चीज डाली है ना, इसके रिकॉर्ड करते हुए एक अजम्पशन हुआ करेगी बैक एंड पे। ये बात अपने जहन में रखनी है बस। थ्योरी की हद तक ये बात जहन में रखनी है, न्यूमेरिकली तो बड़ी आसान सी चीजें हैं। थ्योरी की हद तक आपने एक बात जहन में रखनी है कि जब भी अनयूज लॉस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना है तो ये सोचना है कि जरूर इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या अवेलेबल होंगे। बड़ी स्ट्रॉन्ग अजम्पशन हमारी होगी कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि अगर अवेलेबल ही ना हुए फ्यूचर में प्रॉफिट्स, तो भैया 60,000 मैंने कहां से माइनस करने हैं। कई दफा बिजनेस ऐसा डिटीरियोरेट करता है बुरे तरीके से कि एक साल लॉस आता है, दूसरे साल तीसरे साल लोग बंद करके भाग जाते हैं बिजनेस। तो लॉसेज फोरसीन हो सकते हैं, हमेशा ही आए बिजनेस को, लेकिन हमारी अजम्पशन क्या हुआ करेगी पेपर में कि फ्यूचर में क्या आने हैं, प्रॉफिट आने हैं। अच्छा, अब यहां पे रुक के जरा मेरी डिस्कशन दोबारा सुन लें कि मैंने इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनानी है। 2001 के एंड पे क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कभी ना कभी जब इंशाल्लाह प्रॉफिट आएगा तो मैं इस लॉस को उस प्रॉफिट में से, जब लॉस को प्रॉफिट में से माइनस करूंगा तो उस साल मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। जब टैक्स कम देना पड़ेगा तो ये टैक्स मेरा सेव होगा। तो अगर आज खड़े होकर फ्यूचर में मुझे सेविंग नजर आ रही है तो मैं क्या बुक करूं, लायबिलिटीज बुक कर लूं या एसेट बुक करूं? इसलिए मोहतरम अनयूज्ड टैक्स लॉस पे डायरेक्ट आप डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया करेंगे। इसको बीच में ना लिखा करें, ना इसकी कोई कैरिंग अमाउंट होती है, ना इसकी कोई टैक्स बेस होती है। ये ऐसा आइटम ही नहीं है जो बैलेंस शीट में जाए। तो बैलेंस शीट के आइटम्स असल में रिकॉर्ड होते हैं, इधर बैलेंस शीट का आइटम ही नहीं है। लॉस कहां, बैलेंस शीट में, तो कुछ छोड़ें। तो इसको कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की डिस्कशन स्टैंडर्ड में नहीं है, ना इसकी कोई कैरिंग अमाउंट है, ना इसकी कोई टैक्स बेस है, ना कोई डिफरेंस है। इस पर डायरेक्ट क्या बुक करना है, लायबिलिटी बुक करनी है या एसेट बुक करना है? एसेट बुक करना है। लेकिन अमाउंट बता दें कितनी है। अनयूज लॉस एज ऑन बताना है, फॉर द ईयर नहीं बताना आपने मुझे। अनयूज लॉस एज ऑन 60,000 जी, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट टैक्स रेट लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय 30% जी। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस इसकी होती नहीं है, कोई ऐसी डिस्कशन ही नहीं है स्टैंडर्ड में इस बारे में। तो डायरेक्ट आपने इस पे खुशी रिकॉर्ड किया करनी है कि फ्यूचर में मुझे टैक्स की सेविंग होगी। और यार देखें, बड़ा क्लियर है, 60,000 इंटू -30% समझ लें,
60,000 पे पॉजिटिव 30% लोग देते हैं ना टैक्स, ऐसी बात कर रहा हूं। 60,000 पे 30% 18,000 लोग टैक्स देते हैं, लेकिन मुझे 60,000 सिर्फ 30% 18,000 टैक्स देना है या बचना है? और थोड़ा सा आगे चलते रहिएगा, अभी डिस्टॉर्शन रिमूव होने वाली है। डिस्टॉर्शन कैसे रिमूव होने वाली है? अभी तो डिस्टॉर्शन आ रही है। डिस्टॉर्शन क्यों आ रही है? कि मुझे नुकसान हो रहा है तो मुझे टैक्स सेविंग होनी है इंशाल्लाह, और मैं जीरो शो कर रहा हूं। मैं सेविंग शो ही नहीं कर रहा यहाँ पे। करंट टैक्स की वर्किंग का यही तो फ्लॉ होता है, करंट टैक्स की वर्किंग सेविंग शो ही नहीं कर रही कुछ। हालांकि अगर इधर मेरे टैक्स पेएबल है तो ये सेविंग्स भी तो मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए ना। तो अब डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट जब खुलेगा इंशाल्लाह तो सेविंग्स आपको नजर आएंगी कि मुझे सेविंग्स हो रही हैं। तो बहरहाल बस यहाँ पे रुक के बता दें, 60,000 फ्यूचर में क्या होगा? माइनस। जब माइनस होगा तो फ्यूचर में प्रॉफिट्स, जब फ्यूचर में प्रॉफिट कम होंगे तो प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम देना पड़ेगा। आज खड़े होकर नजर आ रहा है फ्यूचर में टैक्स कम देना है, तो मैं अपने आप को एंटाइटल्ड फील करूं या लायबल फील करूं? एंटाइटल्ड जी। क्या 60,000? हाँ इंशाल्लाह अगले सालों में पूरा माइनस होगा। क्या चीज? लॉस एडजस्ट होगा ना, लेकिन लॉस जब एडजस्ट होगा तो इन द एंड वो जो प्रॉफिट बचेंगे उन प्रॉफिट्स पे भी रेट ही लगेगा ना, तो इसलिए इस पे रेट लगाया मैंने। 60,000 तो पूरा माइनस होगा, लेकिन ये 60,000 जब माइनस होगा तो जो प्रॉफिट्स बचेंगे उन पे तो टैक्स रेट ही लगेगा ना, तो मैं रेट लगा के यहाँ बुक करूंगा ना फ्यूचर में सेविंग। हाँ टैक्स सेविंग बता रहा हूँ, पूरा लॉस नहीं। चलेंगे अगला साल, इट्स ऑल अबाउट 2001। टोटल बता दें, डीटीएल के गांव से कितने लोग आए हैं? 6,000। और डीटीए के गांव से वाह आ गए हैं डीटीए के गांव से, तो बता दें बैलेंसिंग क्या बचेगा? 12,000। क्या? डेफर्ड टैक्स एसेट। चलें जी अगली हेडिंग है, हिम्मत हारनी नहीं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/2002। एक तो वही वाला करें ना, मुझे पीपी वाला करना है। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स, पीपी। अच्छा यार जिस तरह मर्जी समझ लें, 120 अब 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका होगा, अब 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका होगा ना 120, और इधर भी 120 कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका होगा? 2 साल। अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट कर रहे हैं? 2000 की डेप्रिसिएशन, 2001 की डेप्रिसिएशन 40, 2002 की 40, टैक्स वालों की 2001 की डेप्रिसिएशन, 2002 की 60, 40। टैक्स वालों की बीवी जल्दी जीरो हो गई। सॉरी, तो ये कैरिंग अमाउंट आ गई और ये टैक्स वालों की डब्ल्यूडीवी। यहां से भी समझ लेना 80 - 40,000 और बूथा ऊपर 80 - 40,000 80 - 40,000 और 60,000 - 60,000 जीरो। टैक्स वालों की नजर में इतनी जल्दी क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई? क्योंकि 60 हमने डेप्रिशिएट किया। ओके, दिस 40 इज ग्रेटर देन 0, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। 4 3 बार 12। मोहतरम पहले भी नहीं देखा था आपने, ये कौन सा मार्कर है? ब्लू मार्कर है, ये खुलने लगा है। अनयूज्ड। यार यहाँ पे आके बच्चे गड़बड़ करते हैं, इधर लिखा होता है एज ऑन और फिगर गलत बता देते हैं। एज ऑन की फिगर यार मुझे बताएं, एज ऑन की फिगर बताएं। एज ऑन 1 लाख है। अब बच्चे ये कहते हैं कि ये ऊपर भी तो आपने वो रिकॉर्ड कर लिया, वही ऊपर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ये वर्किंग एज ऑन की चलती है ना, मैं क्या करूं? ये फॉर द ईयर्स वर्किंग नहीं है, ये एज ऑन की वर्किंग टी काउंट में जाती है, वहां से बैलेंसिंग फॉर द ईयर्स आएंगी चीजें। तो अभी एज ऑन की बात मुझे बताएं, व्हाट इज अनयूज्ड लॉस एज ऑन 31/12/2? इट इज ब्रॉट फॉरवर्ड अनयूज्ड लॉस, इट इज फॉर द ईयर एंड दिस इज एज ऑन। कितना? इसको अंदर वाले कॉलम में लिखो 1 लाख। इस पे कितने परसेंट? 30%। फ्यूचर में कितनी टैक्स सेविंग हो जाएगी इस नुकसान की वजह से? नुकसान की वजह से 30,000 टैक्स बच जाएगा। अच्छा, ऐसे ना परेशान नहीं होना घर जाके कि 60,000 रुपए इधर आपने डेफर्ड टैक्स एसेट बना लिया था और लाख पे फिर दोबारा इधर 30% लगा के एसेट बना लिया। भाई ये एज ऑन का मतलब ही ये होता है कि सारा कम्युलेटिव दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके, इट्स ओवर। बता दें ओवरऑल 18,000 डीटीएल डेफर्ड टैक्स एसेट, सॉरी। ओके,
अगला साल कौन सा जी? एज ऑन 31/12/2003। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके बताएं जी 2001 की डेप्रिसिएशन, 2002 की डेप्रिसिएशन और 2003 की डेप्रिसिएशन। 2001 की डेप्रिसिएशन, 2002 की डेप्रिसिएशन, 2003 की डेप्रिसिएशन, इसलिए जीरो के वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है। अब आप मुझे बता दें कैरिंग अमाउंट कितनी है, टैक्स बेस इज इक्वल टू जीरो, नहीं जीरो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। यार इधर देख कौन सा मार्कर है, ब्लू, आपकी शर्ट से मैच कर रहा है ना, ब्लू मार्क। क्यों देख के रहे हो शर्ट, याद नहीं हो तो मुझे तो याद होता है कौन से रंग के पहन के आए हूँ, याद रखा कर यार। अनयूज्ड बोले टैक्स लॉसेस, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस मतलब हम यहां देखा करने एज ऑन, अब लॉसेस तो है ही नहीं बल्कि उल्टा प्रॉफिट्स हैं। यहां देखना, यहां देखना होता ठीक है यार, लेकिन ना वो देखिए सर मांग रहा है, सब खामोश थे, आप बोले एकदम, इस वजह से सारे खुश हो गए हैं। अच्छा अच्छा, अगला काम क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, यानी P&L बनाना पड़ेगा आज पहले दिन वाला, और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद नोट बनाना है। चलो फिर वर्किंग कर लेते हैं टी अकाउंट की, टी अकाउंट वर्किंग में बना लेते हैं। ना ना भाई अभी मैं टिक नहीं कर सकता, मैं ब्लू मार्कर से टिक करके बताऊंगा किसकी जनरल एंट्रीज होनी है, मैं ब्लू मार्कर से टिक कर देता हूं, इनकी जनरल एंट्रीज होनी है, इनकी जनरल एंट्रीज होनी है। जनरल एंट्रीज तो आपको पता है दो ही होती हैं, सीटी की और डीटी की। एक डेफर्ड टैक्स की जनरल एंट्री होनी है, उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा अब एवरी पॉसिबल एफर्ट करें ब्रॉड डाउन निकालने के लिए, डेफर्ड टैक्स का ब्रॉड डाउन निकालने के लिए। ब्रॉड डाउन का मतलब कुछ और है, ब्रॉड डाउन का मतलब है 31/12/2002 वाला, याद है हमारे 3 साल है ना, देखिए ना, एक कैरी डाउन तो 2001 में चला जाएगा, एक 2002 में चला जाएगा, एक 2000। अब जरा एक मिनट देखते रहिएगा, मैं इधर देखो, डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट किया है, वैसे तो एसेट्स ही आ रहे हैं ज्यादा, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना है मैंने, जरा देखते रहिएगा। एज ऑन 31/12/2001, एज ऑन 31 एसेट 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 इधर आएगा, तो 31/12/1 कितना 12,000, 31/12/1 12,000। अभी बीडी छोड़ें, 31/12/2002 कैरी डाउन 18,000, और 31/12/3 कैरी डाउन 0। अच्छा मोहतरम, ये तो कैरी डाउन आ गए। अब मैं कह रहा था हर पॉसिबल एफर्ट करके आपने क्या निकालने की कोशिश करनी है, ब्रॉड डाउन का मतलब है 1 जनवरी 2001। ब्रॉड डाउन का क्या मतलब है, 1 जनवरी 2001 या 31/12/2000। मोहतरम 31/12/2000 को विजुअलाइज कर लेते हैं। 31/12/2000 को हमारे पास प्लांट पड़ा हुआ था, तो मैं वर्किंग नहीं कर रहा लेकिन विजुअलाइज जरूर करूंगा। 31/12/2000 की कैलकुलेशन अगर जहन में लाऊं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/2000, तो पीपी तो आएगा नहीं, और अनयूज लॉस 2000 में कोई है नहीं, तो इसका मतलब है ब्रॉड डाउन 0। तो एवरी पॉसिबल एफर्ट करके जरूर निकालना है, निकाल के लिखा करना है, अज्यूम नहीं किया करना 0 है। तो इसका मतलब है यही कैलकुलेशन 3 दफा कर लिया तो चौथी दफा भी कर लो यार दिमाग में। 31/12/3 पे कर ली, 31/12/2 पे कर ली, 31/12/1 पे कर ली, तो 31/12/00 पे भी कर लो, दिमाग में ही करनी है। और दिमाग कहते कुछ करना है तो फिर शो कर दो एग्जामिनर को, अभी तो 0 आ रहा है। तो 1 जनवरी 2001 बीडी, लेकिन सीडी को क्या बना दें पहले, बीडी, उसके बाद डीटीज आएंगे ना, बैलेंसिंग। अभी सीडीज को बीडीज बना दें। चले आ, शर्म नहीं आती जी, मैं आ रहा हूं, जल्दी खड़े हो जाएगा, प्यासे मोहतरम थले आए, थले लिटरी थले देख गया है, टेंशन थले आ
आना पेगा भाईजान, आ गए हो। ओके अब हजरात आप बोलो जरा अपने मुझसे छोड़ो, GTE मास्क थोड़ा नीचे करके बोलो, बोलो GTE। हाँ अब DTE बैलेंसिंग आएगा, हिम्मत करें जरा यार, इसको हिम्मत करा यार आज, बोल जरा GTE नहीं, मजा ही नहीं आया, बोलो GTE। DTE बैलेंसिंग निकालें। बड़ा ओके इधर भी प्लीज पढ़ाने दे। ओके CA कराने दे। अच्छा जी इधर बोलें। रेडिंग था वर्किंग नंबर 1। अब सवाल की अगली रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस बनाने। एक्स कंपनी स्टेटमेंट ऑफ ABC कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 2003 2002 2001। चलें जी ABC कंपनी का नाम, प्रॉफिट बता दें या लॉस बता दें 2001 का, 2 का और 3 का। जी बताएं 2001 का ये वाले प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाले जाते हैं भाई, PBT जिसे कहते हैं। ये अकाउंटिंग वाले नहीं है, टैक्स वाले नहीं, अकाउंटिंग वाले। 40,000 20,000। याद रखिएगा अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंटिंग वालों की फिगर्स जाती हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ वो मैं टिक कर दूं, आज ग्रीन से टिक कर देता हूं। तो 6 जनरल एंट्रीज होंगी, 1 2 3 4 6। वो जो GTE आता है ना, GTE उसकी जनरल एंट्री होती है। अब पता है फटा क्या है? फटा ये कि TE कहाँ डेबिट हो रहा है और TE कहाँ क्रेडिट हो रहा है। बोलें फटा क्या? TE कहाँ डेबिट हो रहा है और TE कहाँ, घर में इस तरह बोला करें अम्मी, फटा ये है कि TE कहाँ डेबिट हो रहा है और TE कहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो TE यहां से शुरू करें, CT डेबिट CTP क्रेडिट। एंट्रीज लिख लेते हैं 2001 की, CT डेबिट CTP क्रेडिट, और DTA डेबिट DTE क्रेडिट। उल्टी खुदा के लिए DTA डेबिट DTE क्रेडिट। टैक्स एक्सपेंस उल्ट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, उल्ट। ओके DTA डेबिट DTE क्रेडिट। प्लीज कुछ नाजुक दिल वाले होते हैं। अच्छा 2002 बस रुकवानी पड़ेगी। अच्छा जी बोले, ये वाला देखो, तू वाल सही कर ले। अच्छा जी DTA डेबिट DTE क्रेडिट। दो 2003 DT क्रेडिट, तो DT डेबिट। जी अब इस बुनियाद पे नेगेटिव साइन डिसाइड करने हैं और पॉजिटिव साइन डिसाइड करने हैं। तो जी TE डेबिट, इस वजह से मैंने -12 लिखा है। नेक्स्ट TE
क्रेडिट, पॉजिटिव साइन, टीई क्रेडिट, टीई क्रेडिट, एक्सपेंस उल्टाना है यानी खुशी रिकॉर्ड करनी है। एक्सपेंस, ओ ये खुशी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं 40,000 के नुकसान पे? 40,000 के नुकसान पे खुशी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर में टैक्स सेव होगा ना। अच्छा, और इधर वो देखते जाओ यार, टीई क्रेडिट उल्ट हो रहा है, इनकम रिकॉर्ड हो रही है, एक्सपेंस क्रेडिट, क्लियर? और इधर बोले 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 एक्सपेंस डेबिट, क्लियर? ये कैलकुलेटर अपने साथ रखना है जी। -30, +6, +12, नुकसान पे सेविंग बुक कर रहे हैं हम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स जो भी। 70,000, -20 + 6, -14, -40 + 12, एंट्रीज में नोट कर लें रफ वर्किंग में। %60 ऑफ लगा हुआ है, ये क्या मतलब, कहाँ पे? बॉल पॉइंट्स पे। अच्छा, 10 रुपए वाली 4 रुपए में मिल रही है। भाई फरमाने दराज पे ऑफ लगा हुआ है बॉल पॉइंट्स पे। होमवर्क ज्यादा करते हैं ना तो बॉल पेन खत्म हो जाती है, इसलिए वो कह रहे हैं। ये भाई देखे इन्होंने बरात लगाई हुई है। ये एक ही बंदे की है सारी। ओके ओके ओके। अच्छा, आप अगली रिक्वायरमेंट छोड़ें, बैलेंस शीट वाली पहले नोट बनाने। ऐसा ना हो आप घर वालों को आज मैं नोट बना के नहीं आया। ओके अच्छा, नोट में ना भाई जरा अटेंटिव रहना है, साइंस बहुत अटेंटिव रहना है। आज तो भाई को भी अटेंटिव कर दें, नोट्स में अटेंटिव रहना है, जरा साइन जरा सोच के लगाने हैं। रिक्वायरमेंट ई, अच्छा जी, ठहर जा। 2003, 2002, 2001 ABC कंपनी, note to the financial statements for the year ended। हाँ SOP मैंने कहा था ठहर जाओ तो सुनिया कर यार, नाल नाल सुनिया कर। मैंने कहा था पॉइंट डी थोड़ी देर में करेंगे। ओके अब ये तो सोच डी रहा होगा बैलेंस शीट बन रही है। ना कहीं यार, नोट है। ओके, नोट नंबर 7, टैक्स guys, tax expense, C थी E and D थी E। ओके अच्छा, इनको ना वहां से ना उठाया करें, यहाँ से उठाना क्या कमाल है, डब्बे में से निकाल के ले जाओ। डब्बे में से केक निकाल के लेके जाना क्या कमाल है, डब्बे में से नहीं निकालना है इसको, कुछ सोचना है। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बल्कि जीरो का तो साइन ही कोई नहीं, तो नेगेटिव 12,000। CTE डेबिट, CTP क्रेडिट, ऐसा ही है ना। CT तो हमेशा ही नेगेटिव आता है ना, पता है आपको। तो डब्बे में से भी आप निकाल सकते थे यहाँ नेगेटिव 12,000 लिखी एज इट इज। अच्छा, इसकी ना साथ साथ एंट्री करते रहा करें। डेफर्ड टैक्स ऐसे डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, खुशी टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कितने से पॉजिटिव, कितना 12,000। डेफर्ड टैक्स ऐसे डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, खुशी पॉजिटिव 6,000। पॉजिटिव नेगेटिव गलत ना हो जाए, देखते रहिएगा।
डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, नेगेटिव 18,000 जी, यही आ जाएगा ये वाली लाइन थी। ओके reconciliation of PBT with tax expense लिखा करें पूरा, with tax expense। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको कहा था ये ऊपर वाली लाइन उठाया करनी है लेयर। असल में प्रॉफिट लॉस की एक्सट्रैक्ट्स ही होते हैं ऑलमोस्ट, ये ऊपर वाली लाइन उठा लेनी है, पूरी लेयर उठा लेनी है मलाई की यहां से। क्या पहनाएं? इसके बाद क्या लिखना है? टैक्स रेट। जी, रेट 30%, 30%, 30%। ओ भाई पानी दे दे, उसको प्यास लग रही है यार। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, बोला नहीं जा रहा, सवाल पूछना नहीं। ओ भाई आपसे कह रहे हैं, हाँ आपसे कह रहे हैं, आपसे जल्दी जल्दी जल्दी, बोतल लो, कोरोना फ्री, जल्दी जल्दी मास। अच्छा बताएं, ये लाख के ऊपर 30%, कैलकुलेटर पे लिखे पॉजिटिव लाख इंटू 30%। तू रहने दिया कर यार, तू रहने दिया कर। पॉजिटिव लाख इंटू 30% कितना? भाई ये रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई है, और आपको पहले दिन से पता है हमारे साइंस ज्यादा डिफरेंट आते होते हैं, ये आपको पता है हमारे साइंस यहाँ डिफरेंट आते होते हैं। ये रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई है, हमारा इधर पॉजिटिव साइन आता होता है, इधर नेगेटिव आता होता है, वो कोई मसला नहीं, वो एग्जामिनर खुद देख लेगा क्यों मसला हुआ है। तो ये मैच कर गई है रिकॉन्सिलिएशन। चलो कैलकुलेटर पे नेगेटिव 20 इंटू 40%, नेगेटिव 6,000। ये देखने में ऐसे अजीब सा लग रहा है, ये मैच कर गया, मैच कर गया, ये मान जाए। नेगेटिव 40 इंटू 30%, नेगेटिव 12,000। ये रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गया। वो हमने ना असल में स्ट्रक्चरिंग ऐसी की हुई है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन का चक्कर हो रहा है, वो छोड़ें, उसका कोई मसला नहीं। ये रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गया, ये आपको पहले दिन से याद होगा। इधर ये पॉजिटिव 30 आया करता था, इधर नेगेटिव 30, लेकिन स्टिल मैं कहता था रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई है। ओके, पूरी जो समझने वाली बात थी ना आज की क्लास में, बस ये एक थी, एज ऑन अनयूज्ड लॉस पकड़ने और इस पे क्या बनाने, डेफर्ड टैक्स एसेट। अगर, और एक थ्योरी की छोटी सी बात याद रखनी थी, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हुए ज़बानी कलामी क्या सोचना है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, ये बात ज़हन में रखनी है। फ्यूचर में प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे तो ही मैं एसेट बनाऊं। अगला सवाल होमवर्क होगा आपका, क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, ये देखें यहाँ पहुंचा हुआ है क्वेश्चन 25। अच्छा, दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, आप कहाँ से देखने आए हो? प्यावत से? प्यावत से क्वेश्चन 25 देखने आ रहे हैं, चेक करें जो आपके होमवर्क में दिया आज। अच्छा जी, पॉइंट डी, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन? एज ऑन 31 दिसंबर 2001, 2 लेकिन ओनली शो द, सिर्फ डेफर्ड टैक्स का बैलेंस शो करना है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाने बैठ जाना। बैलेंस शीट में तो पीपीई भी आता है, तो हमने सिर्फ क्या शो करना है, डेफर्ड टैक्स का बैलेंस शो करना है। तो मोहतरम ये 12,000, 18,000 और 0 ये शो करना है। जी जी, डेफर्ड टैक्स का जो, हाँ 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 हाँ, यस यू आर राइट मैन 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 मैन, ओके। अच्छा वो किधर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किधर हैं? ये पड़ी हुई हैं, देखें जरा डेफर्ड टैक्स एसेट्स लायबिलिटीज कहाँ आते हैं बैलेंस शीट में।
P&L में नहीं, एसेट्स और लाइबिलिटीज में कह रहा हूं मैं, GTE नहीं पूछ रहा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज। ढूंढे ढूंढे ढूंढे, लब्बे लब्बे लब्बे, मिल गया मिल गया मिल गया, लें जी। डेफर्ड टैक्स नॉन करंट, करंट लाइबिलिटीज में आता। अच्छा अब ये वजह सुन लें, या तो डेफर्ड टैक्स आएगा नजर नॉन करंट लाइबिलिटीज में, या नजर आएगा नॉन करंट, अब नॉन करंट एसेट्स में तो मुझे नहीं नजर आएगा ना टाइम बहुत, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटीज हैं ज्यादा, तो इसलिए DTL और DTA के गांव से लोग आए तो ज्यादा DTL वाले बचे हैं, तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने फिलहाल डेफर्ड टैक्स को कहां शो किया हुआ है, बोले नॉन करंट लाइबिलिटीज में, ये डेफर्ड टैक्स को नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो किया हुआ है। अच्छा डेफर्ड टैक्स में एक बहस है कि करंट नॉन करंट पोर्शन अलग हो सकता है, तो उसका जवाब है हाँ हो सकता है, लेकिन अकाउंटेंट्स ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा करंट नॉन करंट इनका अलग करना, कि अगले साल अकाउंटिंग और टैक्स वालों के डिडक्शन का कितना फर्क रिमूव होगा, ये जरा सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अकाउंटेंट्स सीधे सीधे इस चीज पे पहुंचे हैं, छोड़ो यार, डेफर्ड टैक्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंटेड इन नॉन करंट, अगर एसेट है तो भी और अगर लाइबिलिटी है तो भी, तो इसलिए अकाउंटेंट्स हमेशा नॉन करंट में इसको शो करते हैं। अब ये बैलेंसेस पकड़ लें, 12, 18 और 0। भाई क्या फरमा रहे थे, भाई ये फरमा रहे थे ये वाला 12, 18 और 0 भी आप उठा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा होना है ना, ये बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में तो जाना है, बैलेंस शीट में तो जाना है, ये भी बैलेंस शीट में, तो या तो यहां से कैरी डाउन्स ले लें, अगर नहीं लेने तो ये जो एज ऑन फिगर्स हैं ये भी बैलेंस शीट में जानी है। चलें जी 3 सालों की बैलेंस शीट बनाएं, क्या हेडिंग दें हम, रिक्वायरमेंट नंबर D, SOFP बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स, और नाम एसेट का डेफर्ड टैक्स एसेट, नॉन करंट एसेट्स में डाल दें 2003, 2, 1 जी, 2001, 2002 18,000, 2003 0, वो नहीं, सवाल बता देगा जब तक मर्जी करो, अनलेस कुछ और कह दे। इधर आओ इधर आओ, तरम मोहतरम, ये P&L जो बना हुआ है जिसको आप सौखी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो ये जो P&L बना हुआ है सौखी शरीफ, तो ये रेवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ सेल, GP, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इनकम, इंटरेस्ट वगैरह, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये हमारा P&L सिर्फ इतना सही होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। देखें देखें देखना 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 अबू बकर, देखना 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 देखना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर, ये तो एक्सट्रैक्ट्स है ना सिर्फ, देखना 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 देखना, क्लियर? ओके तू ऐसी चीजें देख रहा कर। अच्छा अब मोहतरम यार ये क्या चक्कर है कि यहाँ गाय ने सी थी धी थी क्यों नहीं शो किया हुआ, गाय यहाँ सी थी धी थी क्यों नहीं शो किया हुआ, तो इसलिए अक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले करते ये हैं कि यहाँ 30 एज इट इज शो कर देते हैं और 12 और 18 शो गाइस नहीं करते, यहाँ 12 18 शो नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ क्या शो कर देते हैं, और फिर 30 का ब्रेकअप कहाँ कहाँ कहाँ, नोट में 12 और 18, क्लियर? तो शायद इसी वजह से इन्होंने यहाँ सिर्फ क्या शो किया हुआ है, टैक्सेशन, सिर्फ क्या क्या यहाँ शो किया हुआ है, टैक्सेशन, नोट नंबर 43। ओए होए होए आज नोट ना देख लें, 43 जाते जाते हमारी बात सो जानी है, पेज डाउन दबा के सो जाते हैं, जा रहे हैं नीचे, जा रहे हैं अन्नेवा, जा रहे हैं मोटरवे पे, जा रहे हैं या हवाई जहाज पे, कहां तक पहुंचे हैं, ओ तेरी खैर है तिरक, आगे निकल गए स्टॉप से, नोट नंबर और तेरी खैर, ये प्रायर ईयर भी कोई चीज होगी, आने वाले दिनों में आएगी, तो करंट टैक्स और ये ओए आगे भी कुछ लेवल है इसके, पता नहीं क्या, तो ओए रिकॉन भी बनी, ओ एनीबॉडी रिकॉन, अल्लाह तेनू पूछे, ओए होए 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 होए, छोड़ें यार इसको, ओ तेरी खैर, बड़े होके देखेंगे ये रिकॉन्सिलेशन,
तो काफी बड़ी कुछ ज्यादा रिकंसाइलिंग आइटम्स होंगे, थोड़े बच्चों इधर आए, वापस आओ, छोड़ो। हमारी रिकंसिलिएशन क्या होती है भाई? ये 3 लाइनें होती हैं। इसके बाद क्या आ जाता है बोलें? एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड। एग्जेम्प्ट इनकम आती है, तो देख रहा है, तो एग्जेम्प्ट इनकम आती है और डिडक्शन नॉट अलाउड आती है रिकंसिलिएशन में। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और चीजें भी आ सकती हैं। ये देखिए ना, इसने लिखा हुआ है नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, जिसको आप डिडक्शन नॉट अलाउड कहते हैं। इसने वो हमारे वाला भी डाला हुआ है थोड़ा सा, नॉट डिडक्टेबल फॉर फाइन। आपको पता है ना, फाइन इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। एग्जेम्प्ट इनकम भी है एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स पर्पस, और एग्जेम्प्ट वाली इसने लेस की भी है और ये वाली ऐड की भी है इसने। ये ओके चलो, बहुत प्रेशर पा रहे हो। जी करंट टैक्स की वर्किंग में नहीं, करंट टैक्स की वर्किंग नहीं होती। हाँ मोहतरम ये सुन लें प्लीज, करंट टैक्स की वर्किंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मोहतरम पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या जाने? पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीजें नहीं जाएंगी। करंट टैक्स की वर्किंग पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये टी काउंट नहीं जाएगा। पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये नहीं जाएंगी। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली वर्किंग ये नहीं जाती, ये हम खुद करते हैं अपने बैक एंड पे। पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में ये जाता है और P&L में ये जाता है और नोट में ये जाता है। बैक एंड पे ये सारी हमने अपने समझने के लिए वर्किंग्स की हुई हैं, ये अपने समझने के लिए वर्किंग की हुई है। काफी दिनों से इंतजार हो रहा था और आज वो दिन आ गया है। मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा था। ये एथिक्स में ना एक बड़ी ही मजे की और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो शुरू होनी है। पेज 453 निकाल लें। ओए होए होए, पेज 453। बहुत ही अटेंशन चाहिए आपकी, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें शुरू होने लगी हैं। नहीं जरूरी नहीं है, अब जिस तरह स्कीम बन गई हुई है वो हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करते हैं जरूर। अच्छा जी, अकाउंटेंट्स इन बिजनेस जरा बता दें क्या हैं अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। हम हैं पेज 453 पे। वो अकाउंटेंट्स जो ऑडिट कर रहे हैं या वो अकाउंटेंट्स जो नौकरी कर रहे हैं? जैसे पेप्सी के अंदर कोई बंदा CFO है, ये पेप्सी के अंदर कोई बंदा अकाउंट्स मैनेजर है, जब किसी ब्रांच को संभाल रहा है, तो इनको क्या कहा जाता है? अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, एक बंदे ने CA कर लिया, CA करने के बाद या पेप्सी में नौकरी कर रहा है या कोका कोला में, यार तो कभी इधर देख रहा होता है, कभी उधर देख रहा होता है, कभी एसी की तरफ, इधर ही डंडे रखकर। अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, अकाउंटेंट्स इन बिजनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Accountants in business are responsible for preparing accounting information. For preparing, you are responsible for all this. You are responsible for all this. कि आपने क्या करनी है? Accounting information prepare करनी है. They need to ensure that they do not prepare information in a way that is misleading or does not show a true and fair view. एक तो misleading information होनी चाहिए या ऐसा ना हो कि true and fair view ना आ रहा हो। अच्छा, but there is a danger of influence from senior managers. Senior manager से danger of influence होता है। Senior manager से danger of influence होता है। Danger of influence क्या होता है? मिसाल के तौर पे senior manager आपको कह दे intangible की fair value तो 50 करोड़ है, तुम 60 करोड़ कर दो, वैल्यूअर को पैसे देके 2 नंबर रिपोर्ट मैं बनवा लूंगा, तुम परेशान ना हो। 50 करोड़ वाली चीज को किस पे शो कर दो? 60 करोड़ पे। या कैश चोरी हुआ इस साल, वो फिलहाल चोरी की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, चोरी की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के ईद वाले नोट हैं, वो मैं इधर से ला के रख दूंगा जब काउंट होगा, तो मैं मिसाल दे रहा हूं, तो इसलिए ये 2 नंबर ही कर दो। अब यार आप क्या करेंगे? अब आप क्या कहेंगे? अम्मी अबू ने कहा था बस CA कर लो, मजे हैं। ये तो मजे तो नहीं शुरू हुए, ये तो गड़बड़ शुरू हो गई है। देयर इज अ डेंजर ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम सीनियर। सीनियर ही हमेशा परेशान करता है, सीनियर मैनेजर परेशान करता है। टू प्रेजेंट फिगर्स दैट इनफ्लेट प्रॉफिट, जिससे प्रॉफिट आपके या आपके एसेट्स बढ़ जाएं। इंटेंजिबल्स को बढ़ा के शो कर दो, या लाइबिलिटीज को, लाइबिलिटियां भी कुछ लोग कहते हैं, लाइबिलिटियों को कम कर दो, लाइबिलिटियों को कम कर दो। प्रेशर क्या आएगा आपके ऊपर? एसेट को आसमानों पे ले जाओ,
और लाइबिलिटीज को खोद दो जमीन के अंदर। दिस पुट्स द अकाउंटेंट इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। फिर आप एक डिफिकल्ट बबल में आ जाएंगे, एक बबल में आ जाएंगे आप, डिफिकल्ट बबल में। क्या? ऑन वन हैंड, एक तरफ दे विश टू प्रिपेयर प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एक तरफ आपका दिल चाह रहा होगा जो मैंने सीखा था वो सही सही करूं, एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट लूज देयर जॉब। तो एक पॉसिबिलिटी होगी आप जॉब से, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द मैनेजर अनड्यू विशेस। कौन सी विशेस? अनड्यू विशेस। यहां पर एक तरफ क्या होगा, ऑन वन हैंड आपका दिल चाह रहा होगा कि मैं सही इंफॉर्मेशन बनाऊं, एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होगा, जॉब छोड़नी पड़ रही होगी, जॉब से आपको निकाल दिया जाएगा। यहां पर कोई आगे नहीं बढ़ेगा सिवाय एथिक्स के। एथिक्स आपके लिए आगे बढ़ेंगे। इन दिस केस एथिक्स स्टार्ट। यहां पे एथिक्स आगे बढ़ेंगे और आपको झंझोड़ेंगे अंदर से। रशीद जाग जा, रशीद नहीं करनी गलत जनरल एंट्री, कर दे रशीद, कर दे। ये जंग आपके अंदर शुरू हो जाएगी। इन दिस केस एथिक्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल प्रिपेयरिंग द, जो बंदा इंफॉर्मेशन बना रहा होगा उसके अंदर एक जंग छिड़ पड़ेगी। अपने ही अंदर भी जंग होती है। अच्छा, दे हैव अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। आपके लिए बहुत मुश्किल डिसीजन होगा। एक तरफ घर वाले कुछ चाह रहे हैं, आप कुछ और चाह रहे हैं, नहीं एक तरफ आपका दिल कुछ और कह रहा है और आपका बॉस कुछ और कह रहा है। अगर आप ऐसे मौके पे चुप रहें और गलत काम कर दें, दे विल बी अवेयर दैट दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द, अगर आप चुप रह गए और गलत काम करके चले गए तो आपने क्या फॉलो नहीं किए। लेकिन आपका तो लेवल है, आप तो बोलेंगे। इस ऑप्शन को टिक करें। आपका तो लेवल है, आप तो बोलेंगे, आप तो चीको चढ़ो, ये क्या हो रहा है, मेरा सीनियर मैनेजर क्या कर रहा है मेरे साथ, देखो सारे आके सीनियर मैनेजर क्या कर रहा है गलत जनरल एंट्रीज करने को कह रहे हैं। कोई खुदा का खौफ करो, ये क्या हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। दे मे बी बुलेट, लोग कहेंगे निकल जाओ तुम इधर से चले जाओ, इधर से हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, अमानतदार निकल जाओ इधर से, सारे अमानत जाके घर वालों को दिखाओ तुम अपनी। दे मे बी बुलेट एट वर्क इनटू चेंजिंग द इंफॉर्मेशन, और आपको गालियां दी जाएंगी और गालियां देके इंफॉर्मेशन चेंज करवाई जाएगी। ओके बात खत्म होगी, स्टोरी तो भी शुरू हुई थी। अच्छा जी, ये एक बात खत्म होगी कि मसला क्या है। अब सीए करने के बाद मुझे बताएं, आप जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे वो कौन यूज करेगा। पहले तो ये सोचे ना, आप जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे सीए करने के बाद, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, वो कौन यूज करेगा। मैनेजमेंट आपकी अपनी, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, एंड दोज चार्ज विद, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड बीओडी लिखते हैं साथ वाली किताब पे, उसका मूड नहीं है आज। तो मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इन्वेस्टर्स कौन होंगे, जिन्होंने शेयर होल्डर्स करोड़ों रुपया बिजनेस में डाला हुआ है, आपके पीटीसीएल के बिजनेस में जिन्होंने पैसे डाले हुए हैं। एंड लेंडर्स कौन होंगे, बैंक जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ है, एंड अदर क्रेडिटर्स, और जिनसे आपने चीजें उधार पे ली हुई हैं। एंड इन द एंड SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रेगुलेटरी बॉडीज। तो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस जब कर रहे होंगे ना आप सीए के बाद, तो आपके जहन में बैकएंड पे ये इस्तेहजार होना चाहिए कि ये कोई ना कोई लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और यूज करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसीजन लेंगे। इसलिए चाहे मुझे बुलेट एट वर्क कर दिया जाए, चाहे मुझे गालियां दी जाए, मैंने फिर भी स्पीक आउट करना है, कीप क्वाइट नहीं रहूंगा अब मैं। अच्छा, वैसे ये बात तो हो गई, इंफॉर्मेशन यूज कौन करेगा आपकी सीए करने के बाद, आपकी बनाई हुई इंफॉर्मेशन यूज कौन करेगा। मेरा अगला सवाल है, इंफॉर्मेशन आप सीए करने के बाद बनाएंगे कौन सी। इंफॉर्मेशन सीए करने के बाद आप बनाएंगे कौन सी। मे इंक्लूड फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल क्या मतलब, पैसों वाली फिगर्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट डिसीजन के लिए जो होगी, मिसालें। ऑपरेटिंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो आप सबसे पहले ये शो करेंगे जी लाहौर की बाटा की सेल कितनी है, लाहौर की बाटा की सेल पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है। इसे क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। उसमें हो सकता है आपका सीनियर मैनेजर कह दे पिछले साल लाहौर की सेल 10 मिलियन थी, इस साल 12 मिलियन शो करो, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो, चाहे गुजरावाला की सेल उठा के डालो। तो नंबर 1 परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आप सीए करने के बाद बनाया करेंगे। नंबर 2 डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस। डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस की 1000 मिसालें हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी डिसीजन लेना है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको एनालिसिस बनाना पड़ेगा। पहले मिसाल के तौर पे आप ये बनाना पड़ेगा कि यार वो जो गुजरावाला वाली दुकान के ऊपर रिसोर्सेज हैं उनको लाहौर में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि गुजरावाला में खास प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो फिर आपको दोनों जगह के प्रॉफिट्स दिखाने पड़ेंगे ताकि डिसीजन लेना आसान हो। डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस। फोरकास्ट एंड बजट्स बताएं जल्दी यार, खत्म करें इसको। फोरकास्ट एंड बजट्स, फिर फ्यूचर की प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर की बैलेंस शीट्स बना के देनी पड़ेंगी आपको। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स का मतलब बताएं।
इंटरनल ऑडिट ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई बंदा ऑडिट कर रहा होता है, ये इंटरनल ऑडिट होता है। ये इतना स्ट्रांग नहीं होता। असल कौन सा ऑडिट होता है? एक्सटर्नल ऑडिट। बाहर से लोग आके ऑडिट करते हैं, इनको भी आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और रिस्क एनालिसिस की इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कि फलां जगह पे बिजनेस हम करें तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स आएंगे वहां पे, तो उन रिस्क फैक्टर्स को आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि कितना रिस्की है वहां पे बिजनेस। नेक्स्ट, जनरल एंड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये वो हैं जो हम बनाते हैं। ये जो मैंने आपको जैसे भी ये पैकेजेस की दिखाई थी, इनको कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, इनको जनरल कहते हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक वगैरह को लोन लेने के लिए या कभी किसी और को भी ईयर के दरमियान में बना के देनी पड़ सकती हैं। टैक्स, हाँ, टैक्स रिटर्न्स। टैक्स रिटर्न्स क्या होता है? जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको पता है, ये टैक्स 30 सितंबर को साल के एंड पे आपने जाके जमा कराना होता है। 30 जून हमारा ईयर एंड होता है, 30 सितंबर में जाके टैक्स जमा कराना होता है। तो वो जो सफा है टैक्स कैलकुलेशन का, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स रिटर्न्स। रिपोर्ट्स फाइल्ड विद रेगुलेटरी बॉडीज फॉर लीगल एंड कंप्लायंस पर्पस। हो सकता है आपको एससीसीपी को बताना पड़े कि मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, कितने एमबीएज हैं, कितनों ने जो है वो एमए किया हुआ है और कितनों ने सीए किया हुआ है। तो इसे मैं क्या कहूंगा? रिपोर्ट्स फाइल्ड विद एससीसीपी फॉर लीगल पर्पस। एससीसीपी वालों ने पूछा यार जरा बता दो आपके डायरेक्टर्स ने क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, जरा देखें तो सही आपके डायरेक्टर्स किस लेवल के हैं। तो आपको एससीसीपी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या बतानी पड़ी? क्वालिफिकेशन। अच्छा, हाँ, क्वांटिटी बता दो, ये सारी चीजें बता दो। अच्छा मोहतरम मुझे बता दें ये क्या है लिखा हुआ? सीए करने के बाद आप जो इंफॉर्मेशन बनाएंगे उसको कौन कौन, अगला बताएं क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन कौन सी बनाएंगे यार? कोई इसका मतलब बता दे। व्हेन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अ सीए शैल, इन चीजों का ध्यान रखें। व्हेन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सीए शैल। प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग क्या होता है? प्रिपेयर तो बनाना होता है और प्रेजेंट किसी को शो करना होता है। खाना प्रिपेयर एंड प्रेजेंट, समझ गए हम? अच्छा, प्रिपेयर और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी कि इंफॉर्मेशन क्या करनी है, आपने बना ली, प्रेजेंट भी करनी है। इन दोनों में किन चीजों का ध्यान रखना है? प्रिपेयर और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एज पर रेलेवेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जब भी आपको सीए करने के बाद इंफॉर्मेशन बनाने को कहा जाए, सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड खोल लेने हैं और स्टैंडर्ड खोल के देखना है कि मोहतरम कौन से मेथड अलाउड हैं। दो मेथड लिखे होंगे, FIFO या वेटेड एवरेज। आपने इन्वेंट्री को फिर लाइफो पे नहीं रखना। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आपने प्रेजेंट करनी है इंफॉर्मेशन सीए करने के बाद एज पर रेलेवेंट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग हमारा कौन सा है? IFRS। सीए करने के बाद अगर आपको जिंदगी के किसी मोड पे इंफॉर्मेशन बनाने लग पड़ गई तो प्रिपेयर करनी है आपने इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट इज इंटेंडेड नीदर टू मिसलीड। आपने इस तरह बनानी है कि ना अगले को मिसलीड कर रहे हो, नॉर टू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलेटरी आउटकम्स इनएप्रोप्रिएटली। कॉन्ट्रेक्चुअल आउटकम्स क्या हो सकती हैं? किसी के साथ आपने कोई मुआहिदा किया हुआ है, तो मुआहिदा करते हुए आपने जो है वो गलत प्राइसेस किसी चीज की लिख दी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और मुआहिदा करते हुए आपने जो है वो किसी चीज की क्वांटिटी गलत लिख दी या प्राइस गलत लिख दी, तो अब आपने इंफॉर्मेशन जो बनाई है अगले को क्या करने के लिए बनाई है? मिसलीड करने के लिए बनाई है। कुछ कस्टमर्स को हम हैवी चीजें बेच रहे होते हैं तो पता ही नहीं चलता उसको कितनी चीजें बेची हैं, तो कई दफा बिल आगे पीछे हम कर देते हैं या एक ही बिल में ज्यादा क्वांटिटी डाल देते हैं चीज की। और रेगुलेटरी आउटकम, वही जो ऊपर मिसाल दी थी आपको, आप गलत क्वालिफिकेशन लिख के बता दें। नेक्स्ट, एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। 2, आपने अपनी अकल भी लगानी है, प्रोफेशनल जजमेंट भी लगानी है। कई दफा ना कोई चीजें होती हैं जो स्टैंडर्ड से पता नहीं चल रही होती हैं, वहां पे फिर आपको जजमेंट लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे डेफर्ड टैक्स एसेट ही आप बनाने लगे हैं, तो अब आपको कंफर्म है कि कंपनी के लॉसेज ही आनी है फ्यूचर में, फिर भी आपने जबरदस्ती डेफर्ड टैक्स एसेट बना दिया, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड में तो कुछ नहीं इस बारे में लिखा हुआ था, आपने सोचना है कि प्रॉफिट आने हैं या नहीं आने। या प्रोविजन फॉर, आसान एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट अब आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा, वो आपको बिजनेस की पास प्रैक्टिस की बेस पे सोचना पड़ेगा। 2% डेटर पैसा लेके भागते हैं या 5% डेटर पैसा लेके भागते हैं, इसको क्या कहेंगे जरा पढ़े? एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल जजमेंट। जजमेंट कहां लगानी पड़ती है? लिख लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट। अच्छा, आपको एसेट की लाइफ पेपर में तो गिवन होती है कि बिल्डिंग कितने साल चलेगी, लेकिन सीए करने के बाद अगर आप बिल्डिंग खरीद लेंगे तो टीचर से पूछेंगे सर सवाल में लाइफ मिसिंग है, भाई सवाल नहीं है ये, तो फिर आपको किस कंपनी में खुद सोचना पड़ेगा कि बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, फिर इंट्रो की किताब ढूंढ के नहीं सोच रहे होंगे। तो एक्सरसाइज क्या करनी है बोले आपने? प्रोफेशनल जजमेंट।
to represent the facts accurately and completely in all material aspects. Describe clearly the true nature of business. जजमेंट लगाते हुए कौन से नेचर ऑफ बिजनेस सामने रखनी है? ट्रू नेचर ऑफ बिजनेस. क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड प्रॉपर मैनर. अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट सोचते सोचते ही आपको 4 महीने लग गए. लोगों ने कहा भाई अगला साल खत्म होने वाला है, पिछले साल के अकाउंट्स तो भेज दो, मैं प्रोविजन का रेट सोच रहा हूँ. पता नहीं क्या रेट होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का. 31 दिसंबर ईयर एंड है, अप्रैल आ गया है, मैं एसेट की लाइफ सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या होगी बिल्डिंग की लाइफ, पता नहीं क्या होगी. ओ भाईजान कहते हैं रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन टाइमली दे देना अगलों को, ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रहो और अगलों को इन्फॉर्मेशन ही ना मिले. ठीक है, तो लिख लें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट जल्दी सोचना है, टाइम पे सोचना है. अगर आप इन चीजों को डिले करेंगे ना, सोचने वाली चीजों को, तो फिर डिसीजन डिले होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी डिले होंगी. अच्छा, आपके सीनियर ने कहा यार इस दफा ना वैल्यूअर का नाम ना डालो. हमने कहा क्यों? आईएस 16 में ऐसे ट्री वैल्यू है, वैल्यूअर का नाम मैं डालूंगा? वो लिखा हुआ है आईएस 16 में, आपने नाम डालना होता है वैल्यूअर का. कहते मैं कह रहा हूँ बस ना डालो, वो हमारे जानने वाले लोगों को पता चल जाएगा, उससे हमने कीमत लगवाई और कीमत भी उसने माशाल्लाह काफी लगा के दी है साहब, तो इसलिए आप उसका नाम ना डालो बीच में. तो डू नॉट ओमिट एनीथिंग. आपने चीजें ओमिट भी नहीं करनी. अगर आपने ओमिट कर दी with the intention of rendering the information misleading or of influencing the contractual or regulatory outcomes inappropriately, या किसी से मुआहदा हुआ था वो आपने छुपा दिया कि फला बंदे से हमने सामान खरीदने का मुआहदा किया हुआ है, वो आपने यूजर्स को डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये सारा छुपाना भी गलत है. डू नॉट ओमिट एनीथिंग. आपने कोई चीजें ओमिट भी नहीं करनी. ओके, आगे आए, आगे आए. बस ये 4-5 बातें पढ़ के मैं खत्म कर रहा हूं. बस यार ये 1-1.5 सफा हो रहा है. एथिक्स का इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, लेकिन आज बस ये आखिरी 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 खामोश खामोश. यूज ऑफ डिस्क्रिशन क्या मतलब? बस रुक जाएं. यूज ऑफ डिस्क्रिशन बताएं. यूज ऑफ डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन क्या होती है? यूज ऑफ डिस्क्रिशन, जहां पे आपको ऑप्शन दे दीजिए ना 2-3 राहें, तो वहां पे आप डिस्क्रिशन को सही भी यूज कर सकते हैं और डिस्क्रिशन को, कई दफा सोचा नहीं घर वाले कहते हैं मैं तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता हूँ ये चीज, यानी मैं तुम्हारे पे छोड़ता हूँ ये चीज, नहीं कहते घर वाले. अच्छा चलो, तो कई दफा कोई जिंदगी के मोड़ पे कोई बंदा आपको कह देता है ये चीज मैं तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है? तुम्हारी फ्री विल पे छोड़ता हूँ. अब बता दें ऐसी सूरत में हमारे जहन में अगर 2 थॉट्स आ रही हो तो क्या चांस है कि गलत की तरफ भी जा सकते हैं और गलत काम भी कर सकते हैं. तो यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन कहां कहां होती है इसको आप पढ़ लें. सारी इंट्रो F1 की मिसालें हैं. आपको ना सीए करने के बाद एस्टीमेट्स लगाने पड़ेंगे. यहां पे फिर आप गलत साइड पे जा सकते हैं. एस्टीमेट कहां लगाने पड़ते हैं बताएं? चीजों की फेयर वैल्यूज निकालते हुए एस्टीमेट्स लगाने पड़ेंगे. यहां पे आपकी डिस्क्रिप्शन होगी ना, फेयर वैल्यू 10 करोड़ लिख दें, 20 करोड़ लिख दें, बेहतर तो है वैल्यूअर से आप निकलवाएं, लेकिन अगर अपनी डिस्क्रिप्शन लगा ली तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. सेलेक्टिंग और चेंजिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी. हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है FIFO. चुप 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 चुप. हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है FIFO. मैं सिर्फ इस वजह से वेटेड एवरेज पे चेंज कर गया कि इस साल प्रॉफिट ज्यादा आ जाए, तो ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन को सही यूज किया या डिस्क्रिप्शन थी मेरे पास FIFO वेटेड एवरेज की, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन को गलत यूज किया. चेंजिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड अमंग 2 और मोर परमिटेड अंडर द लॉ. क्या दोनों रास्ते परमिटेड है FIFO वेटेड एवरेज अंडर द IFRS? बट आई चोज, मैंने वो वाला चूज करना पसंद किया जिससे मेरी जात को फायदा हो. सेलेक्टिंग अ पॉलिसी फॉर अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरी फ्रॉम FIFO टू वेटेड एवरेज टू इन्फ्लेट प्रॉफिट्स लिख लें ताकि प्रॉफिट्स बढ़ जाएं. अब अगर प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए मैंने चूज किया इसको, तो क्या मैंने डिस्क्रिप्शन को यूज किया या मिस यूज किया? मिस यूज. जी बिल्कुल, गलत रेट ले लें. हाँ जी, चॉइस अवेलेबल है, लेकिन चॉइस के बैक एंड पे नियत खराब नहीं होनी चाहिए. वो आप सही बात कर रहे हो, आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन चेंज करने की कोई पॉजिटिव नियत होनी चाहिए ना. नेक्स्ट, डिटर्मिनिंग द टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. डिटर्मिनिंग द, अब इधर भी शायद आप काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे 2 नंबर आपके जहन में नियत है और ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कभी नुकसान भी हो सकता है. आपने बहुत सारे फिक्स्ड एसेट 29 जून को बेच दिए, 2 दिन पहले बहुत सारे फिक्स्ड एसेट बिकवा दिए. किस लिए बिकवा दिए? कि आपको लग रहा था उन पे प्रॉफिट आना है, तो इसलिए बिकवा दूं. और उधर से बेचारी फैक्ट्री बंद होने वाली है, इतने ज्यादा आपने एसेट बेच दिए हैं. और आपसे किसी ने पूछा क्यों तुमने ऐसा किया है? यार वो बॉस ने कहा था प्रॉफिट ज्यादा आने चाहिए, तो प्रॉफिट ज्यादा आने चाहिए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की पुरानी सारी चीजें बिकवा दी हैं. उस वक्त तो प्रॉफिट आ गया, लेकिन अगले साल जब नई खरीदनी पड़ेंगे तो उस वक्त महंगी होंगी, वो स्यापे अलग पड़े होंगे. तो डिटर्मिनिंग द, बोले
अब गलत काम आपने अगेन कोई नहीं किया, यहां पे आपने फिक्स एसेट ही बेचे हैं, लेकिन नीयत आपकी गलत थी। डिस्क्रिशन को गलत यूज कर लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल टाइमिंग द सेल ऑफ एन एसेट नियर द इन ऑर्डर टू मिसलीड, साल के एंड पे जानबूझ के फिक्स एसेट बेचना ताकि लोगों को क्या करें, मिसलीड करें कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं। डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरिंग फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू मिस रिप्रेजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन कैसे स्ट्रक्चर होती है? आप बैंक को जाके कहते हैं, बैंक मैनेजर, और आंख मारते हैं, बैंक मैनेजर मुझे एग्रीमेंट पे लिख दो ये लोन मैं 4 साल बाद वापस करूंगा। बैंक मैनेजर कहते हैं ज्यादा हो जाएगा। आपने कहा लिख दो ये एग्रीमेंट ना अगले साल आके मैं चेंज करवा लूंगा, परेशान ना हो, तो ये लोन इंशाल्लाह मैं 5 महीने बाद ही वापस कर दूंगा, वो तुम टेंशन ना लो, लेकिन फिलहाल ना जरा मुझे लिख के दे दो कि ये लोन 4 साल का है। मैनेजर ने कहा अच्छा चल यार तेरे साथ 2 नंबरी में मैं भी शामिल, ये ले लोन 4 साल बाद दे दी। अब जब ऑडिटर्स वगैरह आए तो ऑडिटर्स ने पूछा यार लोन कितने साल का? आपने कहा एग्रीमेंट देख लें बैंक के साथ, अभी भी करके आया हूँ। तो ऑडिटर्स ने हाँ 4 साल के, आप जैसे सादा अकाउंटेंट थे, अच्छा हाँ 4 साल के, चलो नॉन करंट में डाल दो बेटा। और अब अगले साल जाए, अगले साल पता चला कि उसने रीनेगोशिएट करके दोबारा उसको कितने पे ले आया, 4 महीने पे ले आया। तो फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन को 2 नंबर तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ और लोगों को भी साथ मिलाना पड़ेगा। तो डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्या मतलब? फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरिंग फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू मिस एसेट्स एंड, तो लिखें बैंक मैनेजर को साथ मिला के लोन को नॉन करंट में डाल दिया, बैंक मैनेजर को साथ मिला के लोन को नॉन करंट में डाल दिया। अच्छा, सेलेक्टिंग डिस्क्लोजर्स, सेलेक्टिंग अपनी मर्जी के सिलेक्ट करना, बाकियों को छोड़ देना। सेलेक्टिंग डिस्क्लोजर्स अपनी मर्जी के सिलेक्ट करना, बाकियों को छोड़ देना। सेलेक्टिंग क्या मतलब? चूजिंग, कुछ डिस्क्लोजर चूज कर लिए, कुछ छोड़ दिए। फॉर एग्जांपल ओमिटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नेम ऑफ वैल्यूअर, वैल्यूअर करें, ओमिटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नेम ऑफ वैल्यूअर इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ, तो फिर आपने कुछ सेलेक्ट कर लिए और कुछ ओमिट कर दिए। अच्छा, अब इन चारों हेडिंग्स को जरा देखें, 5-5, 10-10 मिनट लगाइएगा, इंशाल्लाह चीजें याद हो जाएंगी, परेशान होने की बात नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि इसमें से क्या सवाल आएगा पिछले सफे पे, सीए करने के बाद कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप बनाएं, कौन कौन जो इंफॉर्मेशन आप बनाएंगे वो कौन कौन यूज करेगा? इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय का लफ्ज आएगा, यूज्ड बाय का लफ्ज आएगा पेपर में, दोनों तरह आ सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या क्या बनाएंगे सीए करने के बाद, वो ये हो गया। ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, इसमें 6-7 मिसालें दे रही हैं, इंफॉर्मेशन तो पता नहीं हजारों बना सकते हैं हम। अच्छा, जब इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हो यू शुड, इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, इन 3-4 चीजों का इंफॉर्मेशन बनाते हुए ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये क्या हेडिंग है? यूज ऑफ डिस्क्रिशन इन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बनाते हुए या प्रेजेंट करते हुए हो सकता है आप इंफॉर्मेशन को क्या कर लें, मिसयूज कर लें। मिसयूज कैसे किया जा सकता है? मिसालें जल्दी जल्दी जल्दी। एस्टिमेट्स, ये याद करें, हेडिंग याद कर लें। डिटर्मिनिंग एस्टिमेट्स, चेंजिंग एंड अकाउंटिंग पॉलिसी, आगे आगे आगे, टाइमिंग ऑफ, स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड सेलेक्टिंग डिस्क्लोजर्स। क्या चीज? फिस्कल ईयर, अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर जो आपका जिसमें अकाउंटिंग हो रही हो। अच्छा, ये होमवर्क में कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 25। आ जाए भाई, पेज 260 की पहली लाइन में पढ़ने लगा हूं, आपने किताबें बंद कर दी हैं, कोई मसला नहीं। पेज 260 की पहली लाइन, ये लाइन अगर पेपर में आ गई ट्रू और फॉल्स में तो बता दें ये बात ट्रू है या फॉल्स है। A deferred tax asset shall be recorded for carry forward of unused losses। इधर देखें, A deferred tax asset should be for carry forward of, इस साल तो कैरी फॉरवर्ड करें ना, फिर अगले साल ब्रॉट फॉरवर्ड, फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड, A deferred tax asset shall be recorded for unused loss। unused loss का deferred tax asset तब बनाएंगे
if it is probable that future profits will be available, सिर्फ तब deferred tax asset बनाया करेंगे जब फ्यूचर में क्या उम्मीद हो, और अगर फ्यूचर में नहीं उम्मीद है प्रॉफिट्स आने की तो देखें सारे इधर उसामा देखें, अगर फ्यूचर में नहीं उम्मीद प्रॉफिट्स आने की तो यहां 18,000 लिख देंगे, डैश डैश लिख देंगे, यहां जीरो लिख देंगे, क्यों नहीं एसेट बनाएंगे, और अगर फ्यूचर में प्रॉफिट आने की उम्मीद हो, अच्छा वैसे हम पेपर में ज्यूम क्या किया करेंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट्स आया करेंगे या नहीं आया करेंगे, आएंगे। अच्छा जी, जो आपने टेस्ट दिया है उस टेस्ट में ये बता रहे हैं, ये जो पिछला टेस्ट हुआ है, ये जो अभी हुआ है, ये इससे पिछला जो टेस्ट हुआ था टेस्ट 2, उसमें एक तो सम स्टूडेंट्स ने सिंगल नोट बना दिया फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज का, हालांकि अगर फाइनेंस लीज है उसका अलग नोट बनेगा और ऑपरेटिंग लीज का अलग नोट बनेगा। अच्छा, जिस वक्त व्हेन इट कम्स टू इन्फॉर्मेशन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिस यूज लिखा हुआ है, मिस यूज वन ऑफ दी फॉलोइंग, जनरल इन्फॉर्मेशन, रेट, एडवांस और प्रीपेड। क्या मतलब है भाई इस बात का? ये नोट बनाते हुए आप कह रहे हो जी, नोट बनाते हुए फाइनेंस लीज का आपने अल्फाज गलत यूज किए हैं, अल्फाज को देख लीजिएगा। अच्छा, स्टूडेंट ओनली राइट मैच्योरिटी एनालिसिस नॉट फॉर फाइनेंस लीज कॉन्ट्रेक्चुअल, हाँ ये क्या लिखा आपने बताओ? मैच्योरिटी एनालिसिस का खाली आप लफ्ज लिखते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज का लफ्ज आगे नहीं लिखते, और प्रॉपर हेडिंग्स नहीं है जिससे पता चल रहा हो कि ये P&L शुरू हो गया है, बैलेंस शीट चल रही है या नोट चल रहा है। तो ये इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। ओके।